बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ डेटा रेंगलिंग के ऊपर। ये पिक्चर मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाई थी कि जो हमारा डेटा रेंगलिंग है इट्स अ प्रोसेस जो कि गैदर करता है, डेटा को असेस करते हैं, हम फिर डेटा की क्लीनिंग परफॉर्म करते हैं। तो ये जो 3 फेजेस हैं, इन्हीं 3 फेजेस को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही हूँ और उसके बाद हम क्विकली एक नोटबुक प्रिपेयर करेंगे जिसके अंदर हम एक डमी डेटा क्रिएट कर लेंगे नल वैल्यूज के साथ कुछ, फिर उसकी फ़ौरन से कुछ असेसमेंट टेक्निक्स हैं जो बहुत कॉमन है, वेरी ब्रीफली वो मैं आपसे शेयर करूँगी और हम क्लीनिंग कैसे करते हैं, फिल्टर वगैरह एक्सेट्रा, तो वो आपको दिखा दूँगी ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि फेजेस ऑफ डेटा रेंगलिंग है उसमें क्या चीज़ें हैं। वो ब्रॉडली सब कुछ कवर नहीं कर रहा लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जब डेटा सेट हमारे पास एक आ जाता है तो उसके ऊपर हम किस तरीके से क्लीनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, मैप फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं और कौन से सिनेरियोज होते हैं जिस पर वो अप्लाई किए जा सकते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगी। फिर इंशाल्लाह उसके बाद जब हम बाकायदा से पाइंडा की लाइब्रेरी को थोड़ा सा स्टडी करेंगे और NumPy की, तो वहाँ पर जो उनके थोड़े से वो हैं फंक्शंस वो थोड़े से वहाँ पर मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। सब कुछ मैं नहीं कवर करूंगी, आपको एक मैं स्टार्ट दे दूंगी तो उसके बाद इंशाल्लाह आप खुद से बहुत सारी चीज़ें लर्न कर पाएंगे। अच्छा, हम अभी फेज वाइज चलेंगे, गैदरिंग, असेस और फिर क्लीनिंग ऑफ द डेटा। सबसे पहले डेटा गैदरिंग आ जाता है। ये डेटा साइंस के प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेटा कहाँ से एक्वायर कर रहे हैं और किस फॉर्मेट में है और जो फाइल है वो एक ही फाइल है या वो मल्टीपल फाइल्स है। क्या वो जो डेटा है वो मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है या जिसको आपने कंपाइल करना है ये वो एक ही जगह पर मुख्तलिफ फाइल फॉर्मेट्स में पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। टेल्को इंडस्ट्री में हमारे पास कॉल रिकॉर्ड्स का डेटा है, ठीक है, कि इस कॉलर आईडी, हर कॉलर की एक यूनिक आईडी होती है, इसने इस टाइम पर या इसका ये बिहेवियर पूरे दिन में, ठीक है, उसका डेटा कॉल रिकॉर्ड का जो डेटाबेस है उसके अंदर पड़ा हुआ है। अब हम अगर ये देखना चाहें कि वो किस नेटवर्क के जरिए से वो कनेक्टेड है, कौन से बूस्टर्स के साथ, क्योंकि वो नेटवर्किंग के अंदर वो डिटेल्स आ रही होती है, तो उसके लिए नेटवर्किंग की अलग से डेटाबेस पड़ी हुई होगी या शायद उनके पास डेटा रॉ फॉर्म में पड़ा हुआ हो, तो हमें वो वहां से रिट्रीव करके लाना पड़ेगा। उनको दोनों को आपस में इंटीग्रेट करना, मर्ज करना और फिर उसके ऊपर कोई एनालिसिस परफॉर्म की जा सकती है। अब ये 2 डिफरेंट डेटा सोर्सेज हैं जो डिफरेंट लोकेशन पे पड़े हैं। देयर इज अ ह्यूज चांस कि उनके फॉर्मेट्स भी डिफरेंट हो। समटाइम ऐसा भी होता है कि गैदरिंग ऑफ डेटा इज अ चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि जब डिपार्टमेंट्स के ऑनर्स डिफरेंट हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो अप्रूवल्स के साथ काम चल रहे होते हैं, तो जब तक अप्रूवल्स आते हैं डिले भी आते हैं, आपके काम थोड़े डिले आ जाते हैं और फिर उसके बाद वंस यू गेट द डेटा तो फिर आप अपनी एनालिसिस शुरू कर सकते हैं और पाइपलाइन वगैरह बिल्ड कर सकते हैं। तो डेटा गैदरिंग में चैलेंजेस आते हैं क्योंकि प्रोडक्शन सर्वर के अंदर रॉ डेटा हमारा कैप्चर हो रहा होता है, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें सिमेंटिक लेयर क्रिएट करनी पड़ती है। सिमेंटिक लेयर आपके लिए वो मिडल लेयर है डेटा वेयर हाउस की, जहाँ पर आप एग्रीगेट करके वैल्यूज लाकर आप रख रहे हैं और उसके बाद फिर उसको डिफरेंट डैशबोर्ड के साथ अटैच कर रहे हैं ताकि आप रियल टाइम इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सके वहाँ पर। तो इसलिए कहते हैं कि डेटा गैदरिंग जो है ना वो चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नो वरीज, क्योंकि हमें पाइथन जो है वो इतनी हेल्पफुल हमें लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है कि हम चंद एक लाइब्रेरीज को यूज़ करते हुए हर तरह का डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिफरेंट डेटा सोर्सेज से, चाहे वो JDBC का कनेक्टर हमें यूज़ करके कनेक्ट करके डेटाबेस से डेटा फेच करना हो, या API कॉल्स करनी हो, या वेब स्क्रैपिंग करनी हो, वेब का कोई पेज स्क्रैप करना हो, एक्सेल फाइल है, SQL है, .मैटलिब की फाइल है, इट कुड बी एनीथिंग। तो वो फंक्शन हमें काफ़ी डिटेल में प्रोवाइड है, उनको यूज़ करते हुए हम बहुत आसानी के साथ डेटा गैदर कर सकते हैं। गैदर करने के बाद हम उसके फॉर्मेट को एनालाइज करते हुए हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंट डेटा सेट्स जो कि रेलिवेंट है हम उनको इंटीग्रेट करके काइंड ऑफ मर्ज करके हम एक बड़ा डेटा सेट बना के उसको फर्दर एनालिसिस क्लीनिंग वगैरह उसके ऊपर कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर देखें, पाइथन के अंदर जो लाइब्रेरी पांडास की अवेलेबल है
उसके अंदर फंक्शंस प्रोवाइडेड हैं, रीड अंडरस्कोर और आगे फंक्शन का नाम। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट दे दूं, आप इसको मॉड्यूल भी कह लें। अगर आप नेट के ऊपर पढ़ेंगे, खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहेंगे तो आपको मॉड्यूल का नाम भी मिलेगा, लाइब्रेरी का भी नाम मिलेगा, पैकेजिंग का भी नाम मिलेगा। तो आप इसका बिल्कुल आइडिया ऐसे ही समझे, जो भी नाम आपको मिल जाए समझ लीजिए कि ये लाइब्रेरी है, पांडास की लंपाई कोई भी। आप उस लाइब्रेरी को कॉल करें क्योंकि उस लाइब्रेरी के अंदर वो उससे मुतल्लिका किताबें पढ़ी हैं, अब ये समझ लें। अभी आप उसी किताब को उठा के पढ़ेंगे जिससे आपको काम है, जिसके अंदर काम की चीजें लिखी हैं। वही लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है कि यहाँ पर ये लाइब्रेरी है, इसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस किताबों की शक्ल में लिख दिए गए हैं। आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, आप उस फंक्शन को पिक कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। जैसे आप किताब जाके अपनी जरूरत की किताब को उठाए और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो अब आप इसको लाइब्रेरी के दूसरा नाम दे दें पैकेज का, तो एक पैकेज है पांडा के नाम से। मॉड्यूल का नाम दे दें तो वो अगेन उसी का नाम है। तो यहाँ पर पांडास की लाइब्रेरी जो है वो हमें प्रोवाइड करती है फंक्शन जो कि रीड अंडरस्कोर से शुरू हो रहे हैं, रीड अंडरस्कोर और आगे फंक्शन का नाम है। अब यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ हाईलाइट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर मुझे CSV फाइल रीड करनी है या एक्सेल फाइल रीड करनी है, मैंने सिंपल उस फाइल एक्सटेंशन का नाम यहाँ पर दे देना है, रीड अंडरस्कोर CSV, और फिर आगे फंक्शन कॉल है, फंक्शन को कॉल के अंदर आप फाइल नेम देते हैं। एक्सेल फाइल है, आप एक्सेल फाइल नेम दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने अगर HTML पेज रीड करना है, रीड अंडरस्कोर HTML, जेसन फाइल है तो वो अंडरस्कोर जेसन के नाम से फंक्शन अवेलेबल है। अगर आप SQL क्यूरीज के जरिए डेटा रिट्रीव करना चाह रहे हैं टेबल में से डेटाबेस की, तो रीड अंडरस्कोर SQL का फंक्शन अवेलेबल है। APIs के लिए जो है वो डिफरेंट लाइब्रेरी मौजूद है, क्योंकि ये API जो है वो गेट और पोस्ट के ऊपर काम कर रही होती हैं, तो उसका तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट होता है। और फिर वेब स्क्रैपिंग वो भी जो है डेटा गैदरिंग का पार्ट है। ये जो रीड HTML है ये डेटा गैदरिंग के उसके अंदर आता है। जब आप रीड HTML करते हैं तो उसके अंदर आप स्पेसिफिक जाकर टैग्स वगैरह भी रीड कर सकते हैं। जब आपके पास HTML का पूरा पेज रीड होकर आपके पास डेटा फ्रेम में आ जाता है तब। तो ये सारे फंक्शंस वहाँ पर आसानी से अवेलेबल हैं। तो ये हमारा फेज आता है डेटा गैदरिंग का। इसके अलावा कौन से तरीक़ाकार हैं? डेटाबेसेस, हम स्क्रैपिंग करें डेटा की वेबसाइट के ऊपर, हम APIs के ज़रिए से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। API जो है वो ये मुखफ़फ़ है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का। मिसाल के तौर पर अगर आपने डेटा रिट्रीव करना है ट्विटर से या फेसबुक से या लिंक्डइन से, कोई भी कंपनी जो कि कह लीजिए आप यूज़र सेंट्रिक है, वहाँ पर यूज़र जाके अपनी लाइक्स डिसलाइक्स पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह। अगर आप वहाँ से डेटा रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे तो वो क्योंकि एप्लीकेशंस डेवलप हैं तो वो अपनी कुछ APIs क्रिएट कर देते हैं जो कि डेटा को पोस्ट कर रहे होते हैं। वो लिमिटेड डेटा होता है, खाली आपको शायद यूजर का नाम या कुछ मिल जाए डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपको चाहिए क्या उनसे वहाँ से। तो वो उसको एक्सपोज कर देते हैं और आप उसको यूज़ करते हुए फेच कर रहे होते हैं डेटा को, उन APIs को यूज़ करते हुए फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। अच्छा, APIs एंड एप्लीकेशन स्पेसिफिक रेडीमेड कोड, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये खुद APIs एक्सपोज करते हैं और वो प्रोवाइडेड होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने वेदर फोरकास्ट पर अगर आप काम कर रहे हैं, आप weather.com की वेबसाइट पर जाएं जहाँ पर दुनिया भर की तमाम सिटीज़ का ही डेटा कैप्चर हो रहा होता है। आप उनकी APIs को यूज़ करते हुए पुराना हिस्टोरिकल डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सितंबर 2010 में या 2020 में वेदर की क्या सिचुएशन थी पाकिस्तान में, तो आप उसको यूज़ करते हुए रिट्रीव कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना डेटा उन्होंने वहाँ पर तमाम डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। अब वो वेदर के ऊपर तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि आपने कॉल कैसे करनी है, तो आप उसको कॉल को हिट करते हुए आप वो डेटा वहाँ से रिट्रीव कर लेते हैं। इसलिए जो APIs हैं वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक रेडीमेड कोड होता है। आप उसको यूज़ करते हुए आप खाली अपने डेट रेंज दे रहे होते हैं, थोड़ी सी की इंफॉर्मेशन जो कि जिस उस रेंज के अंदर जो लाइक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर रावलपिंडी सिटी के अंदर
का अगर आप कोई डेटा पिक करना चाह रहे हैं कि कितनी गाड़ियाँ रावलपिंडी कैंट के अंदर इन हुई थी और आउट हुई थी, अगर वहाँ पर सर्विलेंस कैमरा लगे हुए हैं और दे आर कैप्चरिंग द इंफॉर्मेशन और वो पब्लिकली अवेलेबल है गवर्नमेंट की साइट के ऊपर ऑब्वियसली, तो फिर आप वो डेटा रिट्रीव कर सकते हैं अगर उन्होंने APIs उसके ऊपर बिल्ड की हुई हैं और उसको एक्सपोज किया हुआ है फॉर पब्लिक यूज़।